बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, इस वक्त मेरे घर के इर्द गिर्द जो इंटरनेट है वो काट दिया गया है। तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आपके पास ये जो आज मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ ये आप तक पहुँच जाए। मकसद इसका सिर्फ ये है कि आजकल मीडिया मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर लिया गया और एक ही जो हमारे पास रास्ता है सोशल मीडिया, उसको कंट्रोल करने के लिए मेरे घर सारा इंटरनेट काट दिया ताकि मैं किसी भी तरह आप तक अपना पैगाम ना पहुंचा सकूं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप तक मेरी बातचीत पहुंच जाए। देखिए, सबसे पहले मैंने जिस तरह की बर्बेद, बल्कि मैं इसको कहूंगा यजीदियत, जो आजकल यजीद का आजकल के यजीद जिस तरह की जुल्म तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर किया जा रहा है। पता नहीं, मुझे लोग कहते थे कि शायद ज़ियाउल हक के ज़माने में पीपल्स पार्टी के लोगों से ऐसा जुल्म हुआ और थोड़े से लोगों से, इतने लोगों से तो कभी हुआ ही नहीं है जुल्म। इस वक्त 10,000 से ज्यादा हमारे कारकुनों को जेलों में डाला हुआ है। और मैं आपको ये बता दूं कि इतनी मुश्किल हालात हैं आज। आपने गर्मी देखी है, गर्मी की इंतहा है आज। छोटे छोटे पिंजरों में उनको बंद किया हुआ है, खाना उनको सही नहीं मिल रहा, पानी वो तरसते हैं वहां, वकीलों को मिलने नहीं देते, कई जगह हमारे वकील ही नहीं वहां पहुंच सकते। और उनको जिस तरह यानी कि कोई गैर मुल्क दुश्मन है उस तरह रखा हुआ है। बल्कि गैर मुल्क दुश्मन भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर के भी हकूक होते हैं। यहां तो सिर्फ इनको एक के फायदा उठाते हुए जो कोर कमांडर का घर जलाया गया, उसका फायदा उठाते हुए पहले से प्लान बना हुआ था। और मेरा जिस वक्त भी, ये मैं आपको बता दूं, जिस वक्त भी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी ये साबित हो जाएगा कि ये प्री प्लान था सब कुछ। सो इसलिए उसके फायदा उठाते हुए एक ऐसा क्रैकडाउन है जो मैंने पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं देखा। सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ तहरीक इंसाफ के कारकुनों को अंदर डाला है, सपोर्टर्स को, सोशल मीडिया के लोग जो अपने तौर पे पार्टी में भी नहीं, जो पीटीआई के लिए ट्वीट करते थे, उनको भी अंदर डाल दिया। सारी लीडरशिप अंदर डाली हुई है। और निकलने का सिर्फ एक तरीका है कि वो जादू के लफ्ज कह दो। वो जिस तरह होता था ना, खुल जा सम सम, आप जादू का लफ्ज कह दें कि जी मैं तहरीक इंसाफ में नहीं हूं, तो आप रिहा हो सकते हैं। यानी ये मजाक हो रहा है हमारे मुल्क के साथ। किसी भी दौर के अंदर मैंने ये नहीं देखा कि सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर, अगर आप नहीं कहते कि मैं तहरीक इंसाफ में हूं, तो आपके ऊपर जुल्म होंगे, तशद्दुद होगा, आपको इस जगह इस तरह की गर्मी के अंदर आपको दड़बों में बंद कर देंगे। लेकिन जब आप ये कहेंगे कि मैं तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूं, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। और फिर मुझे जो हैरत है आज कि कोई ह्यूमन राइट्स की आवाजें नहीं निकल रही। वो जो लोग शोर मचाते थे आजादी सहाफत की और बड़ा जुल्म कर रहा है इमरान खान, वो किधर, यानी अब किधर गई है आजादी सहाफत? सारा मीडिया दबाया हुआ है, प्रोपेगेंडा चल रहा है, वन साइडेड चीजें जा रही हैं। हमारे लोग अब जाते हुए डरते हैं मीडिया के ऊपर, पकड़ के जेल में डाल देंगे। वन साइडेड चीजें चल रही हैं। लोग अब इतना खौफ और हिरासा फैलाए। और मैंने खुद कहा हुआ अपने लोगों को कि छुप जाओ। मैं खुद कह रहा हूं अपने कारकुनों को, अपने ऑफिस बेयरर्स को, अपने ओहदेदारों को, कोई जरूरत नहीं है आपको सामने आने की। अपने घरों में ना रहो, छुप जाओ। क्योंकि ये जो अंधेरी रात है, ये जो रात में सबसे ज्यादा अंधेरा है, ये ज्यादा देर नहीं चलता। और अल्लाह कुरान में कहता है कि उसको जो सबसे ज्यादा चीज पसंद है, मुश्किल वक्त में सब्र करना। सब्र करें। मुझे पूरी तरह एहसास है कि आपके ऊपर क्या गुजर रही है। लेकिन जो मुझे अफसोस है कि हमारे कोई भी ह्यूमन राइट्स के जो लोग हैं, वो डर डर के कोई एक आध बयान आ जाता है
और फिर मैं सहाफ़ियों को कहूँगा, मैं समझता था कि हमारे सहाफ़ी बड़े प्रो डेमोक्रेसी हैं, चले जी मैं मेरे बड़े खिलाफ होंगे लेकिन डेमोक्रेसी के लिए तो साथ है। तो वही जो तमाशा है ये कैसे देख रहे हैं? क्या उनका कोई ज़मीर नहीं जाग रहा? क्या जब उन्होंने शिरीन मज़ारी से जो हुआ और जो उसने फिर आखिर में जाके पार्टी छोड़ी, क्या उनको कोई दिल में आवाज नहीं कोई आई कि ये इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है एक माशरे पे? कोई आपको ये लगा नहीं? जो औरतों की तंजीमें हैं, जो औरतों के हकूक के ऊपर बात करती हैं, कि एक ऐसी औरत जो बेवा, वालदा उसकी बेवा, बेटी एक जो उसका ध्यान रख रही है, जो ब्लड प्रेशर की मरीज, उससे जो इन्होंने किया है इस गर्मी के अंदर, कभी एक जेल में लेके जाएं, उसके बाद उधर से निकाल के दूसरे जेल में ले जाएं, उधर अदालत उसको जमानत दे, कोई और केस में पकड़ के ले जाए, गुजरात ले गए इस गर्मी के अंदर। तो ब्लड प्रेशर की शीरीन, हमें पता है उसकी सेहत ने इजाजत ही नहीं देना था। मैंने तो शुक्र किया कि उसने इस जुल्म से अपने आप को बचाने के लिए उसने पार्टी से रिजाइन किया। लेकिन किसको नुकसान हुआ? पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को नुकसान हुआ। शीरीन हमारी टॉप पार्लियामेंटेरियन थी, मेरी कैबिनेट के अंदर वो मिनिस्टर थी जो जिस तरह वो पढ़ लिख के एक एक इशू के ऊपर आती थी, कोई और कैबिनेट मिनिस्टर, एक हमारी डॉक्टर सानिया थी, कि इतनी मेहनत करके कभी कैबिनेट मीटिंग में नहीं आई जो शीरीन आती थी। उसके अलावा सारे उसके दुश्मन भी जानते हैं कि वो एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, वो कभी भी एंटी पाकिस्तान का नहीं सोच सकती थी। शीरीन मज़ारी जान दे दे, लेकिन वो एक पाकिस्तानी, पाकिस्तान के हर कॉज के लिए खड़े होते थे। जो लोग उसको अल्ट्रा नेशनलिस्ट कहते थे, कई दफा वो कई नाराज हो जाते थे कि वो बड़ी सख्त बातें करती थी, लेकिन वो नजरियाती औरत थी। तो इससे नुकसान तहरीक इंसाफ को तो चले हुआ, लेकिन पाकिस्तान की सियासत को और जमहूरियत को नुकसान पहुंचा। और औरतों को, बड़ी कम औरतों के अंदर इस तरह की सलाहियत है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को जो शीरीन में थी। लेकिन उसके अलावा मुझे आज पैगाम आया है कि जी मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन्होंने मेरे घर पे लोग भेजे, घर के अंदर घुस गए लोग, उन्होंने आके रात को बीवी, मेरा 13 साल का बच्चा वहां अंदर घुस गए, मेरी बिजनेसेस के ऊपर, मेरे रिश्तेदारों के ऊपर प्रेशर डाल दिया। लेकिन कहता आखिर में इन्होंने कहा मैं तुम्हारे 13 साल के बेटे को उठा के ले जाएंगे, तो मैं जी और प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो भी छोड़ गया। तो ये इस वक्त का हालात है कि किसी ना किसी तरह पीटीआई को छोड़ेंगे, सब कुछ गुने माफ हो जाएंगे। मैं इस वक्त मुझे हैरत हो रही है, और मुझे कई लोगों के ऊपर खुद पता है कि उनके ऊपर कितना प्रेशर था, क्योंकि मुझे बताते रहे कि ये कर रहे हैं, अब ये वो कर रहे हैं, मेरी बिजनेस बंद कर दिए, ओकाड़ा के अंदर उसके घर, किसी का घर बन रहा था वो गिरा दिया, बुलडोज कर दिया, किसी की दुकानें थी वो गिरा दी जाके। तो मैं फिर से, क्या ये हमारे वो लोग जो कि बड़े जमहूरियत के सिपाही थे और वो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, क्या उनको ये नजर नहीं आ रहा कि ये नहीं है कि ये सिर्फ तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंच रहा है, ये हमारी जमहूरियत खत्म की जा रही है। ये वो दौर आ रहा है कि इसके अंदर जमहूरियत खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें सिर्फ यही नहीं हो रहा, एक जो बुनियादी चीज होती है जमहूरियत में, फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हकूक की हिफाजत की जाती है जमहूरियत में। मगरब के अंदर, यूरोप में, इंग्लैंड में लोग क्यों जाते हैं? अपने टैक्स दें, कानून ना तोड़े, आजाद होते हैं, कोई उनके बुनियादी हकूक के खिलाफ नहीं जा सकता, वो अदालत उनकी हिफाजत करती है। तो बुनियादी हकूक ही खत्म हो गए, फंडामेंटल राइट्स का मायने खत्म हो गया यहां। यानी जो मीडिया से इन्होंने किया, इमरान रियाज से क्या किया? इमरान रियाज सबसे ज्यादा उसकी यूट्यूब के ऊपर व्यूअरशिप थी, उसको अभी तक अदालत उन्हें बार बार कहा कि हमारे सामने इसको पेश करो, क्यों नहीं पेश कर रहे? मुझे खौफ है
कि उसके ऊपर तशद्दुद इतना किया होगा कि वो अदालत में लाते हुए उसे डर रहे हैं। ये अरशद शरीफ के बाद ये दूसरा है कि अरशद शरीफ से जो इन्होंने किया है, तो किधर है हमारी सहाफी कम्युनिटी? क्योंकि चलो ठीक है, आज तो चलो हमारे पर बुरा वक्त है, ये तो आपके ऊपर भी आएगा। अगर एक दफा फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाते हैं एक माशरे में, तो माशरे में तो जंगल का कानून है। आपने ताकतवर की बात ना मानी, आपसे भी ये होगा। आपने ताकतवर की गुलामी कर ली, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको माफ भी कर दिया जाएगा, बल्कि आप गलत काम भी करें तो आपको माफ कर दिया जाएगा। आप मुजरिम हो कौम के, आप मनी लॉन्ड्रर हो, आपके लंदन में अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज हो जो आप बता ही नहीं सकते कि किधर से है, आपको माफ कर दिया जाएगा क्योंकि आप ताकतवर के साथ खड़े हैं। लेकिन कमजोर को बचाने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि जब फंडामेंटल राइट्स खत्म होते हैं, जो हो गए हैं पाकिस्तान में। और मुझे ये अभी तक बताएं, 25 लोग शहीद हुए, 69 लोगों को गोलियां मारी गई। कौन सी जमहूरियत है जिधर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती? क्यों नहीं अब तक इन्वेस्टिगेशन हुई इन लोगों के ऊपर? वो कौन लोग थे? वो पाकिस्तानी थे, उनके हकूक हैं, उनके माँ बाप हैं, कईयों के बेचारे बच्चे थे जो वो एक रोजी कमाने वाला था, उनको सीधी गोलियां मारी गई। कोई इन्वेस्टिगेशन होगी? क्योंकि अगर आप ये इन्वेस्टिगेशन आज नहीं करेंगे, ये आगे होगा। हो सकता है कि आगे आप उन गोलियों को निशाना बन जाएं, क्योंकि जब आप ये होने देंगे एक माशरे के अंदर कि पुरअमन एहतजाज के ऊपर गोलियां चला दें और बहाना मारें वो कोर कमांडर के घर का, और उससे सारा कुछ ही इजाजत मिल जाए, लाइसेंस टू किल मिल जाए, जो मर्जी आप करें, तो ये आपकी भी बारी आ जाएगी। इसलिए आज हमें फौरी तौर पे इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए उन लोगों की, जो सिर्फ यही नहीं कि जो 25 लोग शहीद हुए हैं सीधी गोलियों से, वो लोग जो कि हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। 2 की मुझे पता चला है, क्योंकि हमें पता ही नहीं अब चलता कुछ, क्योंकि सारे कारकुन तो या छुप गए या जेलों में डाल दिए हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता खबरें आती हैं कि 2 कारकुनों की टांगें काट गई हैं, क्योंकि गोलियां मारी उनकी टांगों के ऊपर, उनकी टांगें काट गई हैं, तो उनकी जिंदगियां गई। तो कौन पूछेगा इनको? और या फिर आप ये फैसला करेंगे कि इस मुल्क के अंदर पुरअमन एहतजाज की अब से इजाजत नहीं है। आप ये कह देंगे कि आपने जो माइट इज राइट, जो जंगल का कानून है, जो ताकतवर फैसला करेगा आपको उसके सामने सजदे करने पड़ेंगे। यानी ताकत की गुलामी कबूल करने के लिए जो तैयार है, फिर वही बचेगा इस मुल्क में। और मैं आज ये जरूर कहना चाहता हूं कि ये जो सब कुछ हो रहा है, इसके पीछे क्या है? ये क्यों हो रहा है सब कुछ? या तो चले ये सब कुछ हो रहा हो और पाकिस्तान को इससे कोई फायदा हो रहा हो, या इससे कोई मुल्क चेंज आ जाए, या इससे एकदम ये हो, ये जो हमारे लोगों को चेंज कर रहे हैं, वो पॉलिटिक्स छोड़ रहे हैं, पीटीआई के लोग, जो मैं पॉलिटिक्स छोड़ रहा हूं, वो प्रेशर के अंदर सारे हाथ खड़े कर रहे हैं, तो क्या इससे यह होगा पार्टी खत्म हो जाएगी? जो भी ये सोच रहा है, जो जिसकी भी ये सोच है, खुदा के वास्ते अपना ज़हन को, अपना हेड एग्जामिन करवाओ, सोचो इसके ऊपर कि आप क्या कर रहे हैं। कभी आइडिया भी मारा जाता है जुल्म से, यानी कभी एक नजरिया भी इस तरह खत्म होता है। ये जानवरों और इंसानों में फर्क है। भेड़ बकरियों को आप डंडे मारें, वो सारा उस तरफ लग जाएंगे जिधर आप चलाएंगे, लेकिन ये इंसान है। और जब इंसानों के अंदर एक आइडिया आ जाता है आजादी का, वो आप खत्म कर ही नहीं सकते। आप जितना मर्जी जुल्म और तशद्दुद करें, ये आइडिया खत्म नहीं होने लगा। अगर ये आइडिया खत्म होना होता तो मकबूजा कश्मीर में आज वो हाथ खड़ा करके और आराम से चुप करके कबूल कर लेते हिंदुस्तान की गुलामी। लाख से ऊपर कश्मीरी शहीद हो चुका है। कश्मीरियों के ऊपर जो हम आज हमारे पे जुल्म हो रहा है, ये कश्मीरी 30 साल से हो रहा है उनके ऊपर। उनके भी घरों में घुस जाती है रात को पुलिस, लोग उठा के ले जाते हैं, नौजवानों को उठा के ले जाते हैं, जेलों में डाल देते हैं। उनको भी कोई पूछने वाला नहीं है, उनके भी कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है। उनके सारे लीडरों को बंद कर दिया है, वहां भी मीडिया के ऊपर कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन जिस वक्त मौका मिलेगा कश्मीरियों को अपनी आवाज सुनाने का, एक आवाज से सारा कश्मीरी कहेगा आजादी।
एक बात से कहेंगे आजादी। इन्होंने जितनी बर्बरियत की है हिंदुस्तान ने वहां, उसका क्या हुआ है? उसका नतीजा ये हुआ है कि जो प्रो इंडियन पॉलिटिशियन थे वो ही खत्म हो गए हैं। अब जो इंडिया की बात करता है उसको कोई वोट ही देने के लिए नहीं तैयार। तो बजाय वो उनको यानी कामयाब होने के, उन्होंने और ही कश्मीरी लोगों को आजादी की तरफ धकेल दिया। यही हो रहा है पाकिस्तान में। आप जितना मर्जी करेंगे, कभी कोई पार्टी जिसका जब वोट बैंक बन जाता है, जो आज माशाल्लाह तहरीक इंसाफ का बन गया है, इन हरबों से इसको आप खत्म नहीं कर सकते। ये बढ़ती जाएगी ये पार्टी। लोगों के अंदर गुस्सा है, ये जो देख रहे हैं तमाशा। क्या लोग बेवकूफ हैं? उनको नजर नहीं आ रहा क्या हो रहा है? आप बेशक मीडिया के ऊपर जो मर्जी कंट्रोल कर लें, लोग जब, मुझे अभी भी याद है जब जुल्फिकार अली भुट्टो के अयूब खान के दौर में जब उसके ऊपर सेंसरशिप थी, तो हम उसका एक एक फिक्रा ढूंढा करते थे। 2 लाइनें भी होती थी, वो उस वक्त पाकिस्तान टाइम्स या वो नवाए वक्त होता था या जंग होता, एक एक फिक्रा ढूंढते थे उसका कि वो क्या क्या उसने लोग। और अब सोशल मीडिया का जमाना है, तो अब आप कैसे बंद करेंगे? लोगों को तो इंफॉर्मेशन अब मिल रही है। लोगों को तो ये पता चल गया कि ये सारा स्टेज मैनेज था, ये पूरी कॉन्स्पिरेसी की हुई थी, प्री प्लान बना हुआ था। अब इसके अंदर कई राय है कि आईबी ने किया या एमआई ने किया। इसके अंदर तो सोशल मीडिया पे अब चल रही है चीजें, लेकिन ये पता है कि ये प्री प्लान था कि इन्होंने इसका पूरा फायदा उठाना था तहरीक इंसाफ को खत्म करने के लिए। मेरा सिर्फ एक पॉइंट है कि जो नजरिए को जुल्म और यजीदियत से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ह्यूमन नेचर का भी नहीं पता, उनको इंसानी तारीख का नहीं पता, उनको इंसानी मूवमेंट्स का नहीं पता। उन्होंने जब ईरान के अंदर इनकलाब आया था, वहां भी बड़ी बर्बरियत हुई थी, उसकी उन्होंने बड़ा जुल्म किया था उन लोगों के ऊपर, लेकिन नहीं रोक सके थे। इसको कोई रोक नहीं सकता। मेरी ये बात मान लें, इस वक्त ये सारे लोगों को आप पकड़ते जाए, हमारे सारे पार्टी के, और मैं वैसे आज सलाम करता हूं उन लोगों को कि इतने प्रेशर के बावजूद हमारी लीडरशिप खड़ी है, आज कहती नहीं हम तहरीक इंसाफ में। मैं उनको खास तौर पर सलाम करता हूं, क्योंकि मुझे पता है उनके ऊपर क्या गुजर रही है। लेकिन फर्ज है मान, सारे भी छोड़ देते हैं तहरीक इंसाफ को। मैं आज आपको कह रहा हूं, जिसको मैं पीटीआई का टिकट दूंगा वो इंशाल्लाह जीतेगा, और वो इसलिए जीतेगा कि लोग फैसला कर बैठे हैं। मुझे यह बताएं, कभी हुआ है पाकिस्तान की तारीख में कि पीडीएम पार्टीज के साथ इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट जुड़ी हुई है, इनके साथ इलेक्शन कमीशन जुड़ी हुई है, इनके साथ आईबी और एफआई और सारी एजेंसी जुड़ी हुई है, इनके साथ सारा जो गवर्नमेंट का ये जो केयरटेकर गवर्नमेंट्स है, ये पूरी तरह कभी हुआ ही नहीं है। केयरटेकर गवर्नमेंट फंड्स इनको दे रही है, सब कुछ इनकी मदद कर रही है, फिर क्यों इलेक्शन से भाग रहे हैं? यानी जब कभी सुना पाकिस्तान की तारीख में कि पूरी हमायत तो एस्टैब्लिशमेंट की, इदारों की, सब की, इलेक्शन से भाग रहे हैं क्योंकि वोट बैंक इनका खत्म हो गया है। पॉलिटिकल पार्टी तब खत्म होती है जब उसका वोट बैंक खत्म होता है। इनका वोट बैंक खत्म है। आप इस घोड़े के अंदर जितनी मर्जी फूक भरते रहे, इसलिए गिरना ही है। जब रेस में खड़ा होगा ये गिर जाएगा। और तहरीक इंसाफ को आप नहीं खत्म कर सकते। लेकिन जो मैं तीसरी बात करना चाहता हूं, लेकिन मुझे अपने मुल्क के ऊपर खौफ आ रहा है। इमरान खान को बाहर करते करते ये तो हमारा मुल्क तबाह कर रहे हैं। कोई सोच रहा है कि माइशत किस तरफ जा रही है। कोई अब तनख्वाहदार तबके से किसी ने पूछा, अब ये बिल आएंगे बिजली के, उनसे जरा पूछा कि वो कैसे बिल देंगे। कभी किसी ने पूछा है कि जो 100 रुपया था हमारे दौर में जब हम छोड़ के गए, वो सिर्फ 50 रुपए उसकी कीमत, खरीदार कीमत रह गई है। तो इस महंगाई के अंदर किसी ने पूछा है कि इस मुल्क का कमजोर तबका कैसे गुजारा कर रहा है। कमजोर तबका छोड़े, मैं तनख्वाहदार तबके की अब बात कर रहा हूं, जिनको अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है, वो सोचे वो कैसे गुजारा कर रहे हैं। और सोचे है कि इस वक्त हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, जो दुनिया में कहीं भी नौकरी कर सकते हैं, 9 लाख प्रोफेशनल मुल्क छोड़ के चले गए। इसकी कोई अंदाजा है कि ये कितना बड़ा नुकसान है। अगर पाकिस्तान में हमने शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बनाया था और आप सारे अरब दुनिया में चले जाएं, वहां अगर आपको कैंसर हॉस्पिटल मिलेगा तो सारा बाहर से लोग, उनके जो स्टाफ है, जो ऑन्कोलॉजिस्ट है, जो कैंसर स्पेशलिस्ट, सब बाहर से आए हुए हैं।
पाकिस्तान में क्यों हम बना सके इंटरनेशनल कैलिबर का हॉस्पिटल? क्योंकि क्वालिफाइड पाकिस्तानी बाहर से आए थे काम करने के लिए। अब वो लोग बाहर जाने का सोच रहे हैं। 10% हमारे कंसल्टेंट छोड़ के जा रहे हैं। और अगर ये मैं अपनी इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूं तो मुझे बताएं बाकी जगह क्या हो रहा होगा। जब इस मुल्क के प्रोफेशनल्स, पढ़े लिखे लोग छोड़ के मुल्क जा रहे हैं, सोचें ये मुल्क किधर जा रहा है। और दूसरा, डॉलर जा रहे हैं मुल्क से बाहर, सब डॉलर बाहर भेज रहे हैं। इस वक्त कोई सरमायाकारी नहीं हो रही, लोग डॉलर खरीद रहे हैं। 300 से ज्यादा तो रुपया डॉलर हो गया पाकिस्तान में। क्या इसका अंदाजा है कि अब मुल्क के ऊपर क्या होने वाला है? ना कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है, कोई सरमायाकारी नहीं आ रही, ना पाकिस्तान के अंदर कोई सरमायाकारी करना चाहता है, ना बाहर। वो डॉलर पकड़ के बैठ गए। ना बाहर से कोई कमर्शियल बैंक पैसे देने के लिए तैयार है, ना बाहर से कोई इन्वेस्टर आने के लिए तैयार है। और सारे जो पाकिस्तान के हम रिकॉर्ड इंडिकेटर्स छोड़ के गए थे, रिकॉर्ड पे एक्सपोर्ट्स थी, आज एक्सपोर्ट्स गिर रही है। रिकॉर्ड पे रेमिटेंसेस थी, वो आज रेमिटेंसेस गिर रही है। रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन थी, आज टैक्स कलेक्शन गिर रही है। आईटी 75% हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी थी, फ्यूचर टेक्नोलॉजी का, वो आज नीचे चली गई है। आज जो हमारा जो किसान है, जरा उसे पूछे तो सही कि उसकी कैसा गुजारा हो रहा है। कितना पैसा तब बन रहा था, आज वो कितना पैसा बना रहा है। क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है कि उसके पास अब हाथ में इतना पैसा ही नहीं है। जितना किसान के पास पैसा आएगा वो जमीन पर लगाएगा। कभी पूछा है कि जो प्रोडक्शन सेंटर हैं, जिससे दौलत बनती है, जिसकी वजह से आपने कर्जे वापस करने हैं, जो है इंडस्ट्री बंद हो रही है। आज बेरोजगारी फैल रही है। रिकॉर्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थी हमारी, 10.4% लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग थी हमारे आखिरी महीने में, आज वो गिर रही है। आज जो सबसे खौफनाक चीज है कि जब आपके बाहर से डॉलर कम आ रहे हैं, जब आपके डॉलर कम आने शुरू हो गए रेमिटेंसेस और एक्सपोर्ट्स के, इसका अब क्या होगा? कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, डॉलर्स कम होते जा रहे हैं। आज जितना पाकिस्तान अपना टैक्स में पैसा इकट्ठा करता है, ये सुन ले पाकिस्तानियों, जितना हम टैक्स में पैसा इकट्ठा करते हैं, सारा कर्जों के ऊपर सूद पे चला जाता है। मुल्क फिर कर्जों पे चल रहा है। रिकॉर्ड कर्जा ले रहे हैं हम, सूद उधर पहुंच गया है कर्जों के ऊपर कि सारा ही हमारा टैक्स का पैसा अब सूद में चला जाएगा। तो मैं ये सोचने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या ये जो लोग ये फैसले कर रहे हैं कि इमरान खान को बाहर रखो, क्या उनको नहीं नजर आ रहा कि पाकिस्तान डूब रहा है? क्या उनको नहीं नजर आ रहा कि इनके पास रोड मैप भी कोई नहीं है? आज मैं कमेटी बनाने के लिए तैयार हूं, एक मुज़ाकराती कमेटी। किसी से भी, वो जो भी इस वक्त ताकतवर लोग हैं, मैं उनसे जाके वो बात करें, वो 2 चीजें कर लें। क्योंकि और तो अभी मुझे तो समझ नहीं आ रही। हमने बड़ी कोशिश की बात करने की, जो ये पहले लोग थे वो अजीब बातें करते थे कि जी हम तो अक्टूबर में इलेक्शन करवाएंगे। क्यों जी अक्टूबर में इलेक्शन करवाएंगे? बोले ना, वो इसलिए करवाएंगे कि ये उन्होंने करना था हमारे साथ, जब क्रश हो जाएगी तहरीक इंसाफ तो तब इलेक्शन करवाएंगे, और उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। मैं ये कमेटी बनाता हूं, मैं 2 चीजें कहता हूं, 2 चीजें करता हूं। अगर इस कमेटी को ये बैठ के कह दे कि जी इमरान खान के बगैर पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा और आपके पास कोई सोल्यूशन है, मैं फिर से कहता हूं कि इस मुल्क की खातिर मैं छोड़ देता हूं, मैं पीछे हट जाता हूं। अगर आप ये कमेटी को समझा दें कि मेरे बगैर मुल्क बेहतर चलेगा, चले मैं मुल्क की खातिर ये भी छोड़ने के लिए तैयार हूं। या दूसरी चीज, या इस कमेटी को ये कह दें कि अक्टूबर में इलेक्शन करवाने से पाकिस्तान को क्या फायदा है। ये तो हमें समझ आ रही है कि अक्टूबर तक तहरीक इंसाफ को इनका ख्याल है क्रश कर देंगे, लेकिन पाकिस्तान को क्या फायदा है? हम क्यों अक्टूबर तक इंतजार कर रहे हैं जब मुल्क नीचे जा रहा है? या ये 2 चीजें कन्विंस कर दें, मैं इसकी कमेटी बनाऊंगा, मैं इंशाल्लाह कल अनाउंस कर दूंगा। लेकिन मैं आज आखिर में 2 चीजों पे खत्म करता हूं। एक तो आखिर में तो मैं अल कादर के ऊपर बात करना चाहता हूं, जो 4 घंटे में 4.5 घंटे मुझे नैब में बैठाया कर उन्होंने, उसके ऊपर बात करना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले मैं अपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस से आज अपनी कौम की तरफ से अपील करता हूं। देखिए, आप इस वक्त हमारी आखिरी उम्मीद है।
पाकिस्तान में अब रूल ऑफ लॉ खत्म हो चुका है। आइन इस मुल्क के अंदर तकरीबन खत्म हो चुका है। जब 14 में मेरा ये राइट था, मैंने असेंबलीज अपने आइन के मुताबिक डिसॉल्व की थी, 2 अपनी असेंबलीज मैंने अपने आइन के मुताबिक डिसॉल्व की थी कि 90 दिन में इलेक्शन होगा। किधर गया इलेक्शन? 14 मई की उन्होंने डेट दी चीफ जस्टिस साहब ने और सुप्रीम कोर्ट ने। 14 मई गुजर गई, किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। तो इसका मतलब तो आइन जब आपका गया है तो रह गया जंगल का कानून। अब तो इसमें मतलब कि जो ताकतवर वो फैसला करेगा कौन सा आइन की शिक पे चलना है उसने। नजरिया जरूरत तो शुरू हो गया पाकिस्तान में। मैं अपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस, मुझे पता है आपके अंदर इख्तिलाफात है। देखिए, मुल्क के लिए बहुत जरूरी है। आपने अगर इस मुल्क की जमहूरियत को ना बचाया और आखिरी उम्मीद अब आप रह गए, ये तारीख आपको माफ नहीं करेगी। क्योंकि जा रहा है जिस तरफ पाकिस्तान जा रहा है, ये सारी हमारी डेमोक्रेसी को डिसमेंटल किया जा रहा है। सारे जो जमहूरियत के इदारे हैं वो एक एक करके तबाह किए जा रहे हैं। या जमहूरियत नहीं है अब। हम तो, मैं बैठा होता हूं हर रोज, किस दिन आके मुझे पकड़ लेंगे, एकदम इंटरनेट बंद कर दी पकड़ के। यानी कौन सी जमहूरियत में होता है? सारे लोगों को जेलों में डाल दिया। मुझे ये नहीं पता मैं अब किसे कांटेक्ट किसे करूं। मेरे से कांटेक्ट ही कोई नहीं हो रहा, ना मुझे लीडरशिप मिलती है ना कोई मिलता है। जो मैं जूम पे मीटिंग करता था, इन्होंने वो इंटरनेट बंद करके जूम ही खत्म कर दिया। तो मैं तो तैयार बैठा हूं कि जो भी करने के लिए आएंगे, जब भी पकड़ेंगे, मैं तो खैर तैयार बैठा हूं, हर रोज तैयार होता हूं। लेकिन मैं आपसे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान, देखिए कौम आपकी तरफ देख रही है और ये आपकी यूनिटी इस कौम के लिए बहुत जरूरी है। आपके ऊपर अब है कि इस मुल्क की जमहूरियत के लिए स्टैंड लें। आपके लिए जरूरी है कि इस मुल्क को आप बचाएं कि ये टोटल जंगल का कानून, बनाना रिपब्लिक बन रहा है हमारा मुल्क। यहां किसी शहरी को इस वक्त जो आज आवाज उठाता है, कुछ तनकीद करता है, उसको या उठा के ले जाते हैं या उसको मारे पड़ती है या उनकी बिजनेसेस बंद कर देते हैं। यानी ये तो ऐसे लग रहा है कि हम वो हिटलर के गेस्टापो के दिनों में बैठे हुए हैं। यानी हमारे लिए तो वो दिन आ गए। तो मोजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान, ये आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और अल्लाह उन लोगों को, जिन लोगों को जिम्मेदारी देता है, उनके ऊपर इम्तिहान भी बड़ा डालता है। ये आपके ऊपर है, हमारी जो रईस जमहूरियत है इसको बचाना, क्योंकि हमें और अब कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही। आखिर में मैं अल-कादर के ऊपर देखिए चीजें, अब आपने ऐसे समझना है कि ये सारी जो एक कैबिनेट के अंदर फैसला हुआ था 3 दिसंबर 2019 में, अब आपने ऐसे देखना कि आप मेरे कैबिनेट मेंबर्स हैं और आपने क्या फैसला करना। या मैंने आप सारा मेरा जो केस बना हुआ है वो ये कह रहे हैं कि ये इमरान खान आपने फैसला गलत किया। आपने ये फैसला इसलिए किया कि वो अल कादर ट्रस्ट जो 1 साल पहले बनना शुरू हो गया था, आपने फैसला किया और उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग हो गई थी इससे 7 महीने पहले। लेकिन ये कह रहे हैं कि वो अल कादर ट्रस्ट में क्योंकि आपको फाइनेंशियली फायदा हुआ, जो कि नहीं हुआ, इसलिए आपने ये गलत फैसला किया। अब ये फैसला क्या था, जरा आपने आप समझना कि आप मेरे कैबिनेट मेंबर, कैबिनेट के सामने ये चीज रखी गई कि जी हमारे एक मलिक रियाज के और एनसीए होता है नेशनल क्राइम्स, उनकी नेशनल क्राइम होती है एजेंसी, वो एनसीए ने मलिक रियाज के पैसे फ्रीज कर दिए 190 मिलियन पाउंड इंग्लैंड के अंदर। और वर्ड ये सुने, उन्होंने कहा ये सस्पिशियस ट्रांसैक्शन है। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हमें शक है कि ये पैसा, ये व्हाइट पैसा नहीं है, ब्लैक का पैसा। उन्होंने पैसे फ्रीज कर दिए। मलिक रियाज और एनसीए के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाती है, उनके वकील एग्रीमेंट कर लेते हैं। उस एग्रीमेंट के तहत ये फैसला होता है, मलिक रियाज कहता है कि ये जो 190 मिलियन पाउंड है, ये मैं पाकिस्तान में जो मैंने सुप्रीम कोर्ट को वादा किया था, जो मेरे ऊपर जुर्माना लगा था, मैं ये उस अकाउंट पे डालना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट के। हमारी कैबिनेट के सामने अब ये आता है कि आपके पास 2 चॉइसेस हैं।
अगर आप इसको, ये एग्रीमेंट को कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, यानी आप कैबिनेट के अंदर खोलेंगे नहीं, क्योंकि उनका ये था कि जब कैबिनेट में एग्रीमेंट खुलेगी तो वो पब्लिक हो जाएगी, क्योंकि कैबिनेट के मिनट्स पब्लिक हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा क्योंकि वो पब्लिक हो जाएगी इसलिए हम इसको कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, लेकिन अगर अदालत खोलना चाहे तो वो खोल सकती है, या कोई एजेंसी नैब कोई खोलना चाहे खोल सकती है। ये थी एग्रीमेंट। लेकिन अगर आप ये नहीं मानते, आगे जरा गौर से सुने, अगर आप इसको कॉन्फिडेंशियल नहीं रखते तो आपको पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बरतानिया के अंदर जाके केस करना पड़ेगा कि ये जो 190 मिलियन पाउंड है ये पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग होके गया है, और आपको साबित करना पड़ेगा कि ये पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। अब समझ गए? अब अगर आप ये केस हार गए तो ये पैसा इंग्लैंड में रह जाएगा, ये आपका 190 मिलियन पाउंड चला जाएगा, ये इंग्लैंड में रह जाएगा। तो अगर आपको वो केस जीत जाते हैं तो फिर वो पाकिस्तान में आएगा, और वो दूसरी मद में आएगा। वो आएगा उस मद के अंदर के ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो अकाउंट है उसमें नहीं जाएगा, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को आ जाएगा मनी लॉन्ड्रिंग। अब कैबिनेट के अंदर डिस्कशन क्या होती है? हमें बताया जाता है कि $100 मिलियन पाकिस्तान लिटिगेशन में, यानी हम वकीलों को दे बैठे हैं और पैसा डूब चुका है $100 मिलियन, और कुछ नहीं हमें मिला वापस। हमें लीगल एक्शन से आज तक एक आना नहीं मिला, और उन्होंने कहा ये 5-6 साल लिटिगेशन चलेगी, और कोई गारंटी नहीं है कि आप साबित कर सकेंगे कि जी मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है आप ये, और अगर आपने साबित ना किया तो पैसा इंग्लैंड चला गया। अब ये था कैबिनेट ने क्या फैसला किया, आप क्या फैसला करेंगे कि क्या मुझे 190 मिलियन पाउंड मिल रहे हैं वो पाकिस्तान आ जाए उसी वक्त? हमें बड़ी डॉलर्स की जरूरत थी, हमें हमेशा होती है, आज भी हमें डॉलर्स की जरूरत है, और कभी इतना पैसा पाकिस्तान नहीं आया। क्या हम इस पैसे को फौरी तौर पे ले आए और स्टेटमेंट में कर दें, या फिर हम कानूनी कार्रवाई में पड़े जो कि 5-6 साल चलेगी और पता नहीं पैसा आएगा नहीं? मुझे एक आदमी बता दें कि जो इससे इख्तलाफ करेगा कि वो पैसा पाकिस्तान ले आओ। मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सा अहमक होगा जो पता होगा कि आपने केस भी नहीं, यानी कौन सा ये जुआ खेलेगा और 5-6 साल इंतजार करो, हो सकता है पैसा ही ना है। तो सारी कैबिनेट ने फैसला किया कि जनाब ठीक है, कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट हम मान लेते हैं, पैसा पाकिस्तान आ जाए। पैसा पाकिस्तान आ गया, स्टेट बैंक के अंदर डिपॉजिट हो गया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो पैसा डिपॉजिट हो गया 190 मिलियन पाउंड। अब अगली बात, अब नैब मुझे कह रही है कि आपने ये इसलिए बदनीयती से किया क्योंकि आपने, मलिक रियाज ने आपके लिए अल कादर ट्रस्ट जो है वो उसने जो सारा उसका स्पॉन्सर वो था, तो आपने उसको फायदा पहुंचाने के लिए कर दिया। भाई सवाल बड़ा सिंपल है, आज आपके पास 190 मिलियन पाउंड पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, नैब आज कहे कि ये गलत मात में पैसा आ गया है, आप जाके इंग्लैंड के अंदर केस करें और साबित कर दें कि मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा, और वो उधर से उधर चला जाएगा। यानी आपको कौन रोक रहा है इस चीज में? क्योंकि आपने सिर्फ साबित करना है कि मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा, जाके केस करके कर दे, पैसा तो पाकिस्तान आ गया। तो कौन चीज क्या आपको रोक रही है? अगर आप ये समझते हैं कि गलत मात में चला गया तो आपके पास तो अपॉर्चुनिटी है, नैब तो कोई कर सकता है, क्यों नहीं किया अभी तक केस? सिर्फ मुझे जलील करने के लिए, और ये कह रहे हैं कि मुझे जाती तौर पे फायदा हुआ। अब अल कादर क्या है? मैंने ये फैसला किया था कि जब भी मुझे अल्लाह ने मौका दिया, 2 चीजें मैंने की। रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी सेटअप की कि मैं अपने बच्चों को सीरत नबी स्कूलों से शुरू करें, रिसर्च करवाएं, हमारा कैरेक्टर बिल्डिंग शुरू हो, हमारी अखलाकियत बिल्कुल खत्म हो चुकी है, उसको हम उठाएं अपने नबी की सीरत के जरिए। और दूसरा, मैंने ये यूनिवर्सिटी रहमतुल्लाह आलमीन अथॉरिटी, और ये दूसरा यूनिवर्सिटी का सोचा, अल कादर यूनिवर्सिटी, जिसमें हमने कोशिश की कि सीरत नबी के ऊपर हम रिसर्च करें, इंटरनेशनल स्कॉलर्स को मैंने इंगेज किया, और फिर टेक्नोलॉजी भी पढ़ाई जाए बच्चों को। ये उसका मतलब था कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी पढ़ाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी, और साथ साथ अपनी लीडरशिप डेवलप करें सीरत नबी के ऊपर, उनके कैरेक्टर के ऊपर, और लोगों को तैयार करें। मेरी जो बीवी बुशरा बेगम, उनके ऊपर वारंट निकाल दिए गए, किस चीज के? क्यों वो एक ट्रस्टी है, उनको मैंने ट्रस्टी रखा। क्यों ट्रस्टी रखा?
क्योंकि सीरत नबी में उनको इंटरेस्ट है, उन्होंने बड़ी पढ़ा हुआ है उस चीज के ऊपर, उन्होंने पढ़ा, यानी वो उनका शौक है कि ये सीरत नबी फैलाई जाए, तो उसको ट्रस्टी रख दिया। ट्रस्टी को लिखा हुआ डीड में ना एक आना मिल सकता है, ना उनकी तनख्वाह है, ना कोई पैसा मिल सकता है, ना उनका प्रॉपर्टी में कुछ है, उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। ट्रस्टी का सिर्फ काम होता है कि जिस वजह से ट्रस्ट बना था, मसलन शौकत खानम है, तो शौकत खानम अगर गरीबों का 75% मुफ्त इलाज होना था कैंसर का, तो ये ना हो कि वो 50% कर दे, यानी इसलिए होता है ट्रस्ट। जो पॉलिसीज होती है वो, बाकी प्रोफेशनल चलाया जाता है, चाहे वो अल कादर हो, चाहे नमल यूनिवर्सिटी, चाहे शौकत खानम। ना मुझे 1 रुपए का फायदा आज तक शौकत खानम से हुआ, ना नमल यूनिवर्सिटी से हुआ, ना अल कादर से हुआ, क्योंकि अल कादर एक प्रोफेशनल अब वो चल रहा है, वहां सारे बच्चों को मुफ्त तालीम मिल रही है, जो भी अल कादर में पढ़ रहे हैं सबको मुफ्त मिल रही है, और उनको जिस तरह मैंने आपको कहा उसका मकसद क्या, ये कह रहे हैं नैब कि मुझे जाती तौर पे फायदा हुआ किधर, अच्छा क्योंकि पैसे का तो कोई बता नहीं सकते, मुझे क्या पैसे का फायदा हुआ, तो कह रहे नहीं सियासी तौर पे आपको फायदा हुआ कि जिस तरह अल कादर से मेरी सियासत चल गई। ये है केस। मैं सिर्फ आपको ही बताना चाहता था कि इतना प्रोपेगेंडा हो रहा है, लोगों को बता, 4-4.5 घंटे मुझे नैब में बैठाया और बार बार यही पूछते रहे कि जी देखे आपको तो इससे बड़ा फायदा हुआ, और मलिक रियाज को आपने क्यों किया? भाई मलिक रियाज को इसलिए किया कि पाकिस्तान के सबसे बड़ा बिल्डर है वो है मलिक रियाज, और मलिक रियाज मेरा क्या इंटरेस्ट था, वो उसके पास जो मोबिलाइजिंग इक्विपमेंट है वो सबसे तेजी से काम करता है, यानी वो अगर आप उसे कहे कोई इतनी तेज काम नहीं करता जितना मलिक रियाज की कंस्ट्रक्शन करती है। मेरा इंटरेस्ट क्या था कि वो जल्दी से सेटअप हो, अल कादर जितनी जल्दी सेटअप हो, और मैं अगर प्राइम मिनिस्टर था मैं उनको फायदा पहुंचा सकूं, इंटरनेशनल स्कॉलर्स ला सकूं होते हुए उस वक्त। मेरा तो सिर्फ ये इंटरेस्ट था, और मुझे इससे क्या इंटरेस्ट है, जिसने शौकत हर साल शौकत खानम में 9 अरब रुपया इकट्ठा होता है, तो क्या वो मेरी जात के लिए हो रहा है? सो इसलिए मैं चाहता था कि मैं आपको क्लियर कर दूं कि जिस तरह की कोशिशें की जा रही है, और मुझे जो उन्होंने पकड़ा था नैब में वो इतनी बदनीयती थी कि इन्होंने 28 को एकदम हम मेरी जो इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में बदल दिया, मुझे इंक्वायरी रिपोर्ट ही नहीं दिखाई, और 28 को इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन करते हैं, 1 तारीख को मेरा वारंट निकाल देते हैं, और मुझे पता ही नहीं है कि कानून कहता है कि इंक्वायरी में मेरा जवाब आना चाहिए। और जिस दिन मैं उठाते हैं मुझे वहां से रेंजर्स आके, मुझे जिस आपके सामने जो तरीका उन्होंने इख्तियार किया मुझे उठाने का, उस दिन मैं बेल लेने के लिए बैठा हुआ था, क्योंकि हमें अखबारों से पता चला कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कर दिया। कोई इंसाराबासी का आर्टिकल आया 30 अप्रैल को, तब हमें पता चला कि इन्होंने इन्वेस्टिगेशन कर दिया। मेरे वकील ने लिखा लाहौर इस्लामाबाद हाईकोर्ट को, ये क्या मजाक हो रहा है? तो मैं उस दिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट इस पे जा रहा था अदालत में, जब इन्होंने उधर से अगवा करके बाहर ले गए और पकड़ के, जब जेल में पहुंचा तो पहले ही दफा तब इन्होंने मुझे इंक्वायरी रिपोर्ट दिखाई। तो ये था सारा ड्रामा। मैंने कहा आप सबको बता दूं। आखिर में मैं अपनी सारी कौम को कहना चाहता हूं कि देखिए ये जो बुरा वक्त है ये एक अल्लाह का निज़ाम है, इसमें हमें सब्र करना चाहिए, कोई हमें इसमें दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए। कौमों की जिंदगियों में ये मुश्किल वक्त आते हैं और कई मेरे लोग बहुत मुश्किलों से गुजर रहे हैं, लेकिन बाकी सारी कौम को मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अपने ज़हन में डाल लें कि इस तरह की गुलामी, ये शजीदियत, इस तरह की गुलामी को कबूल करने से बेहतर है मर जाओ। अल्लाह ने आज़ादी को क्यों इतना बड़ा रुतबा दिया? क्यों जो इंसान अपनी आज़ादी के लिए लड़ता है अल्लाह ने और मरता है तो उसको शहीद कहता है, और जो बचता है उसको गाजी कहता है। पैगंबरों के बाद शहीद का सबसे बड़ा रुतबा है। क्यों है? क्योंकि अल्लाह ने आपको बताया है कि इंसान आज़ाद मैंने पैदा किया है, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो किसी इंसान की गुलामी के लिए नहीं उसने हमें पैदा किया। ये जो हमें गुलामी करवा रहे हैं कि पकड़ के जनाब वो दबा के, गला दबा के और कह के जनाब मैं तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूं, इसलिए नहीं पैदा किया।
और कौम जब जुल्म के सामने सर झुका देती है, खौफ के बुत के सामने झुक जाती है, वो कौम तबाह हो जाती है। इसलिए हौसला रखना है। आपका कप्तान जब तक उसके अंदर खून है वो खड़ा है, आखिरी गेंद तक लड़ने वाला कैप्टन है आपका। हार मानने का सवाल पैदा ही नहीं होता। जो भी ये करेंगे मैं उसके लिए तैयार हूं। इसी कौम को भी मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने किसी सूरत हार नहीं माननी।